अगली सुबह पूरे शहर के न्यूज चैनल और अखबारों में उस वायरल वीडियो क्लिप की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। आरोही इस बात से बेखबर अपनी मॉम के बेड के पास सर रखकर सो रही थी। तभी एक नर्स वहां दौड़ती हुई आई। एक्सक्यूज मी मिस, आरोही उठिए। आरोही ने आंखें खोलकर देखा, एक नर्स उसे नींद से जगा रही थी। वैसे तो वो गहरी नींद में नहीं थी। पिछली रात अनुकल्प के बारे में सोचते हुए उसकी कुछ देर के लिए आंख लग गई थी। क्या हुआ? आरोही ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। मेरे साथ आइए आप, प्लीज, आपको कुछ दिखाना है, नर्स ने घबराते हुए कहा। उस नर्स के एक हाथ में एक न्यूज़पेपर भी था, लेकिन उसने वो आरोही को नहीं दिया, बल्कि उसे बाहर बुला लिया। बात क्या है, कुछ बताइए। मॉम को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? आरोही ने उस नर्स से पूछा। हालांकि वहाँ वार्ड में और भी नर्सेस थी और वो सभी 24 घंटे पेशेंट्स को वॉच करते थे। प्लीज आप मेरे साथ बाहर आइए, आपको एक न्यूज़ दिखानी है। ऐसा कहकर उस नर्स ने आरोही का हाथ पकड़कर उसे उठाया। आरोही को मालूम था टीवी बाहर गैलरी में है, इसलिए बिना किसी सवाल जवाब के उस नर्स के साथ बाहर आ गई। बाहर कुछ लोगों की भीड़ थी, जिसमें सभी स्टाफ के ही लोग थे, जिन्हें वहां आने की परमिशन थी। आरोही ने देखा कि सामने से उसके डैड भी आ रहे थे, जो अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे थे और शायद उस न्यूज के बारे में जानते थे। नर्स आरोही को टीवी के सामने लेकर आई, उसमें चल रहे न्यूज को देखने के लिए कहा। आरोही ने देखा कि टीवी पर वो क्लिप बार बार प्ले की जा रही है, जिसमें वो अभिनव से बात कर रही थी। ये उस दिन की क्लिप थी जब आरोही ने अभिनव से इस शादी के लिए मना कर दिया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्लिप को कल से अब तक 40,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि आरोही शर्मा ने आशुतोष मित्तल से शादी करने के लिए मना कर दिया है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं, जाने माने बिजनेस टाइकून अभिनव मित्तल अपने एम्प्लॉय की बेटी के सामने हाथ जोड़कर उसे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोही उस न्यूज को देखे जा रही थी। उसके डैड भी वहां पर आकर खड़े हो चुके थे और सूत्रों के हवालों से बताया जाता है कि आरोही ने आशुतोष मित्तल के साथ शादी से इनकार कर दिया है। इस वायरल वीडियो क्लिप में साउंड नहीं है, लेकिन हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल के स्टाफ ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उस दिन इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। न्यूज एंकर बड़ी ही समझदारी के साथ चैनल की तरफ से क्रेडिट न लेकर इस खबर को सुना रही थी। उसने इतनी सफाई से ये खबर सुनाई थी जिससे उसके चैनल पर किसी तरह का केस भी न किया जा सके। आरोही के पास खड़ी उस नर्स ने ये खबर दिखाने के बाद आरोही को अपने हाथ में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर भी थमा दिया। आरोही ने देखा, ये खबर उस फेमस दैनिक अखबार में फ्रंट पेज पर छापी गई थी। आरोही के पिता ने उसकी तरफ देखा। आरोही के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जिसका मतलब ये खबर सही थी। बेटा, ये सब क्या? आरोही के पिता उससे कई सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन आरोही ने उनकी बात पूरी होने से पहले कहा, मैंने सब सोच समझ कर किया है डैड, और करने दो उन लोगों को इस बात का प्रचार। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोही के पिता समझ सकते थे कि फिलहाल की कंडीशन में उन्हें आरोही से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। वो जानते थे अगर ममता जी इस वक्त ठीक होती तो इस बारे में आरोही से बात करती। उन्होंने इस बारे में फिलहाल बात न करने का फैसला किया और आरोही से कहा, मैं यहाँ हॉस्पिटल में रुकता हूँ, तुम घर जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लेना। आरोही ने देखा कि राजेश जी ने उसे किस तरह का सवाल जवाब नहीं किया है। वो जानती थी उसके डैड उसे समझ सकते हैं। आरोही ने उनकी तरफ देखकर स्माइल किया, फिर वहां से जाने लगी। जाते जाते आरोही के डैड ने उसे आवाज दी, आरोही। आरोही ने पीछे घूमकर देखा। उसके डैड शायद उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो बोले, आराम से जाना, बाहर मीडिया है। आरोही ने सहमति में अपनी गर्दन हिला दी, फिर स्कार्फ से अपना चेहरा ढककर बाहर की तरफ चल दी। वहीं मित्तल हाउस में इस वक्त माहौल कुछ अलग ही था। अब ये बात अभिनव के अलावा भी सब लोग जानते थे। माया और संजना इस वक्त खुशी से उछल रहे थे, लेकिन वो सबके सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते थे। जबकि आशुतोष और गीता जी हॉल में बैठे हुए इस वक्त लगातार न्यूज देखे जा रहे थे। माया और संजना उनके रूम में बैठे हुए थे। वाओ दी, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे बताया भी नहीं आपने, कैसे किया ये सब? संजना इस वक्त खुशी से उछल रही थी। माया ने उसकी तरफ देखा और कहा, खबर तो वाकई जोरदार है, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। मुझे लगता है कि कोई और आदमी है जो हमारी मदद कर रहा है। कम ऑन दी, मुझे तो लगता है कि आपकी प्लानिंग ही इतनी जोरदार थी। एनीवे, जो भी हो, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, संजना ने खुश होते हुए कहा। लेकिन हमें अभी भी काफी अलर्ट रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। नीचे चलकर देखते हैं क्या हो रहा है, माया ने संजना से कहा और वो दोनों नीचे हॉल में आ गए, ये जानने की आखिर इसके बाद अभिनव क्या करेंगे। अभिनव और गीता जी बैठे ही न्यूज देख रहे थे। आशुतोष वो क्लिप पहले देख चुका था और रात में वो घर में भी नहीं आया था। क्या ये सब सच है अभिनव? गीता जी ने पूछा। अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ माँ, आरोही ने शादी से इनकार किया है।
अभिनव की बात सुनकर गीता जी ने कहा, तुमने पहले से ये सब क्यों नहीं बताया? कैसे बताता माँ? मुझे लगा कि वो अपनी मॉम की वजह से सदमे में है और इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। वो इस बात से खफा है कि हमने इस शादी की खबर को हमारे फायदे के लिए यूज किया है। उसे लगता है ये खबर हमने लीक की है और हमारी वजह से मिसेस शर्मा इस हाल में है। अभिनव की बात सुनकर गीता जी भी सोच में पड़ गई। तभी माया ने कहा, कितनी रूड है। हम तो उस पर एहसान ही कर रहे थे, लेकिन देखो, उसे तो हमारी फीलिंग्स की परवाह भी नहीं। माया ने ये सब इसीलिए कहा था कि वो लोग आरोही को ही ब्लेम करें, लेकिन अभिनव ने कहा, ऐसी बात नहीं है माया। जिस तरह से वो सब कुछ हुआ है, उसकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। ऐसा ही लगता उसे। इसमें हम सिर्फ आरोही की गलती नहीं कह सकते हैं। अभिनव की बात से गीता जी भी सहमत नजर आ रही थी। माया और संजना समझ गए थे कि अभी भी उनके अंदर आरोही को लेकर एक उम्मीद है, इसीलिए अब उसे अगली चाल के बारे में सोचना था। तभी गीता जी ने अभिनव से पूछा, मिसेस शर्मा की तबीयत अब कैसी है? क्या तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई है? हाँ माँ, मेरी बात हुई है। वो अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर का कहना है कि उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। अभिनव ने अपनी मॉम को बताया। हाँ, अच्छा है। अब वही है जो आरोही को समझा सकती है। गीता जी ने जैसी ये बात कही, माया कुछ सोचने लगी। शायद उसे अपना अगला प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और तभी न्यूज चैनल पर उस खबर को लेकर नया खुलासा हुआ जिसने अभिनव के होश उड़ा दिए थे। ब्रेकिंग न्यूज, आशुतोष मित्तल की शादी की झूठी अफवाह फैलाई गई थी ताकि मित्तल ग्रुप के शेयर्स में उछाल आ सके। तो क्या अब मित्तल्स भी बिजनेस के लिए इस तरह की घटिया हरकतों पर उतर आए हैं? क्या बिजनेस में हो रहा है अभिनव मित्तल को नुकसान? जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम दोपहर 2 बजे। न्यूज चैनल्स अब उस खबर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने में लगे थे। कई चैनल वाले तो यहाँ तक इल्जाम लगा रहे थे कि ये सब बिजनेस प्रोपेगेंडा था, जो उसके लिए आरोही और उसके परिवार को पैसे दिए गए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि राजेश शर्मा जी को कुछ वक्त पहले आशुतोष मित्तल ने एक ब्लैंक चेक दिया था। बैंक की सीसीटीवी फुटेज में मिस्टर शर्मा को चेक जमा करते हुए देखा जा सकता है। न्यूज पर तो आशुतोष के उस चेक का जिक्र भी होने लगा था जो उसने राजेश जी को मिसेस शर्मा के इलाज के लिए दिया था। अभिनव और गीता जी ये सब देखकर शॉक थे कि न्यूज चैनल वाले अपनी टीआरपी के लिए किस तरह की खबरों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं माया को अपना रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में एक नई खुराफात ने जन्म लिया था। उसने अभिनव के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब क्या अनाप शनाप कह रहे हैं? आपको इन्हें जवाब देना चाहिए। नहीं माया, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। जब तक आरोही इस बारे में सब कुछ क्लियर न कर दे, तब तक हम किसी भी तरह मीडिया के सामने नहीं आ सकते। इससे उसका शक यकीन में बदल जाएगा। अभिनव ने माया को समझाते हुए कहा। लेकिन माया भी कहाँ मानने वाली थी। उसे तो इस मौके का भी इस तरह फायदा उठाना ही था। उसने एक प्लान बनाते हुए कहा, तो हमें एटलीस्ट शर्मा जी से बात करनी चाहिए। वो भी इस वक्त पूरी तरह कंफ्यूज होंगे जैसे आरोही है, और हमें मिसेस शर्मा को देखने भी जाना चाहिए। माया की बात अभिनव को ठीक ही लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि मिसेस शर्मा अभी वहीं मिलेंगे। आरोही रात में वहां रुकती है और दिन में शर्मा जी। ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। माया ने अपने खुराफाती प्लान को पूरा करने के लिए आइडिया दिया था। अब उसे अपना प्लान पूरा करना था। वो और संजना ऊपर की तरफ चले गए। मॉम, आप भी रेडी हो जाइए, अभिनव ने गीता जी की तरफ देखकर कहा। गीता जी ने कहा, हाँ जरूर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ रही हूँ। क्यों माँ? अभिनव को आश्चर्य हुआ कि अगर वो रेडी होने जा रही है तो फिर उनके साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रही। गीता जी ने अभिनव की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मेरी जरूरत इस वक्त कहीं और है। ऐसा कहकर उन्होंने अभिनव के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे कहकर वो उठी और अपने कमरे में चली गई। एक तरफ आरोही मीडिया से छुपते छुपाते अपने घर पहुंच गई थी, वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी हॉस्पिटल में बैठे थे और आशुतोष के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। न्यूज वाले किसी का भी इंटरव्यू ना ले पाने की वजह से अपनी स्टोरीज बनाए जा रहे थे और इन सब में सूरज सिंघानिया की मौज थी। शेयर मार्केट में मित्तल ग्रुप के स्टॉक का प्राइस तेजी से कम हो रहा था। सूरज सिंघानिया इस बात का जश्न मनाने के लिए सुबह सुबह अपने केबिन में बोतल खोल के बैठा था। सुबह सुबह इतनी मत पिया कीजिए, अभी तो दिन भर नई नई खबरें सुनने मिलेगी। सूरज के सामने बैठे मनीष ने उसे सलाह दी। मैं तैयार हूँ और आज मैं कंटिन्यू पीऊंगा। मुझे तो लगता है तुम्हें भी थोड़ी ले लेनी चाहिए। सूरज ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा, जरूर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो काफी ड्रामा बाकी है सूरज जी, मनीष ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में इस वक्त कई गहरे राज छुपे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि आगे भी
वो प्लानिंग करके बैठा है। सूरज ने उसकी आंखों में देखा, फिर थोड़ा बेफिक्र होकर अपनी चेयर पर वापस टिक गया और अपने ग्लास से एक सिप लेता हुआ बोला, यार गुरु, मान गए तुम्हें। तुमने आज तक तो ये नहीं बताया कि तुम्हारी आशुतोष से दुश्मनी क्या है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे काम के आदमी हो। मनीष ने सूरज की तरफ देखकर स्माइल की और फिर कहा, टाइम आने दीजिए, आपको वो सब भी पता चल जाएगा। फिलहाल मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि आशुतोष इस वक्त है कहाँ। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसकी कोई खबर नहीं है। छुपा होगा चूहे की तरह किसी बिल में, हिम्मत नहीं हो रही होगी उसकी सामने आने की। सूरज ने नशे में बहकते हुए कहा। मनीष ने उसकी तरफ देखा, वो नशे में लग रहा था। वो समझ गया था सूरज को अभी कुछ समझाना बेकार हो जाएगा। वो आशुतोष को इतना लाइटली ले रहा था, जबकि मनीष अच्छी तरह से जानता था कि आशुतोष चाहे कभी भी पासा पलट सकता है। उसने सूरज की तरफ देखकर स्माइल पास कर दी। तभी सूरज के दिमाग में एक बात आई। उसने मनीष से पूछा, एक बात बताओ मनीष, अगर अभिनव या किसी और ने उस वार्ड बॉय से पूछताछ कर ली तो क्या होगा? सूरज ने इतनी देर में एक ही काम की बात की थी, जिसे सुनकर मनीष को ठीक लगा था। उसे यकीन हो गया था कि सूरज चाहे आशुतोष या अभिनव को लाइटली ले रहा था, लेकिन वो अलर्ट तो है। उसने सूरज को समझाते हुए कहा, उसे पहले से सेटल कर दिया गया है, उसके मुंह पैसों से बंद कर दिए हैं, और पैसे भी अगर उसे कोई पूछताछ भी कर लेगा तो वो यही बताएगा कि कोई रिपोर्टर था, मैं उसे एक रिपोर्टर की तरह मिला था, इसीलिए उसकी चिंता मुझे नहीं है। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा? यहाँ तक तो सब ठीक हो गया। उस लड़की ने शादी से इनकार भी कर दिया और मित्तल्स का शेयर मार्केट में बुरा हाल होने वाला है। अब आगे क्या? सूरज की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रिंक एंजॉय करना छोड़कर वापस काम की बातों में आ रहा है। मनीष ने उसे देखा और कहा, आगे का प्लान बस यही है, हमें इंतजार करना होगा मित्तल्स के घर के भेदी का। अब अगला कदम उसे उठाने देंगे। और रही बात हमारे प्लान की, तो आप अपना ड्रिंक एंजॉय कीजिए, तब तक मैं उस कैंसिल हुई डील की फाइल देखना चाहूंगा। मनीष की बातों से सूरज समझ गया था अब आगे का प्लान उस डील को लेकर होने वाला है, इसीलिए उसने मनीष को वो फाइल्स दी और अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगा। फार्म हाउस, उसकी शादी से प्रॉब्लम है। उसकी इस लिस्ट में संजय सिंघानिया का नाम भी था, लेकिन वो अभी तक श्योर नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर रवि का कॉल आया। इस फार्म हाउस पर आशुतोष किसी तरह की सिक्योरिटी पसंद नहीं करता था और उसने यहाँ काम करने के लिए स्टाफ भी कम ही रखा था, क्योंकि उसका फार्म हाउस आबादी से दूर काफी शांत एरिया में बना हुआ था और यहाँ की जानकारी भी कम ही लोगों की थी। कम से कम आशुतोष को तो यही लगता था। और वैसे भी उसके पास हमेशा उसकी लाइसेंस्ड पिस्टल रहती थी, इसीलिए उसे यहाँ कोई खतरा नहीं था। रवि का कॉल आता है, ये देखकर आशुतोष ने उसे रिसीव किया। हेलो आशुतोष सर, उस वार्ड बॉय से पूछताछ हो गई है जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग न्यूज बनी है। रवि ने कॉल उठते ही बोला। आशुतोष ने रवि से पूछा, उसने उस शख्स का नाम बताया जिसने ये सब करवाया है? जी सर, वो कोई रिपोर्टर था। वार्ड बॉय का कहना था कि उसने इस खबर के बदले उससे 3,000 रुपए लिए थे। कह रहा था कि उसकी शक्ल इसे याद है, हम स्केच बनवा सकते हैं। रवि ने आशुतोष को जानकारी देते हुए कहा। रवि की बात सुनकर आशुतोष ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, रहने दो रवि, कोई फायदा नहीं। अगर वो न्यूज रिपोर्टर है तो ये काम इंटेंशनली नहीं किया गया है। कोई रैंडम रिपोर्टर वहां घूम रहा होगा जिसके हाथ ये खबर लग गई। वैसे उस वार्ड बॉय ने जो कुछ कहा, क्या वो सच है? सर, उस रिपोर्टर से 3,000 मिलने की खुशी में इसने सब कुछ बक दिया था, तो क्या मेरे दिए 10,000 में कैसे सच नहीं बोलेगा? वैसे भी ये आज सुबह से बस दारू पी रहा है और ऐसी नशे की हालत में झूठ नहीं बोल सकता। रवि ने उसे वहां की पूरी स्थिति के बारे में बताया। उस वार्ड बॉय ने मनीष को खबर देने के नाम पर 5,000 मांगे थे। ऑथेंटिक रिपोर्टर लगने के लिए मनीष ने उससे बार्गेनिंग करके 3,000 में खबर देने की बात कही थी, जिसे उसने आसानी से मान लिया था। सर, इसका अब क्या करना है? आप कहें तो उसे उठा लूं? रवि ने कॉल पर कहा। नहीं रवि, वो हमारे काम आ सकता है। जो इंसान पैसों के लिए बिक जाए वो कभी ना कभी हमारे काम आ सकता है। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब उसे और जरूरत पड़ेगी, देखते हैं तब हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आशुतोष ने रवि से उसे छोड़ने के लिए कहा। रवि ने ओके कहा और फिर कॉल रख दिया। अब आशुतोष के लिए खबर तो वेरीफाई हो गई थी कि जो न्यूज पर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब आरोही ने अभिनव भैया को शादी तोड़ने के लिए कहा था और भैया ये बात किसी को बता नहीं पाए होंगे। आशुतोष ने ये बात खुद से कही और पास में रखी चेयर पर बैठ गया। अब उसे इस बात का यकीन तो हो गया था
कि ये प्लानिंग करने वाला बेहद चालाक इंसान है, तभी उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था। लेकिन वो कौन हो सकता है, ये समझने के लिए आशुतोष को अभी और वक्त लगने वाला था। वहीं माया और संजना रेडी होकर हॉल में आ गए थे, जहां अभिनव पहले से रेडी था। माँ जी कहाँ है? माया ने गीता जी को हॉल में नहीं देखा तो अभिनव से पूछा। उसे लगा कि वो अभी तक तैयार हो रही होंगी। अभिनव ने माया के सवाल का जवाब दिया, वो जरूरी काम से पहले निकल चुकी है, वो हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ रही है। माया को वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि गीता जी उन लोगों के साथ हॉस्पिटल नहीं आ रही हैं, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात ये थी कि वो सुबह के वक्त कहाँ गई होंगी। उसने अभिनव से कहा, लेकिन वो गई कहाँ है, वो भी सुबह सुबह? उन्हें तो हमारे होने वाले संबंधियों से मिलने जाना चाहिए। ये तो उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है, फिलहाल हमें ही चलना चाहिए। अभिनव ने माया की बात का जवाब देते हुए कहा। माया के पास भी फिलहाल कोई और ऑप्शन था नहीं। अगर उसे पहले आभास होता इस बात का कि वो संजना को उसके साथ भेज सकती थी। फिलहाल उसने अपने हॉस्पिटल वाले प्लान पर फोकस करना ठीक समझा और वो तीनों अभिनव की कार से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। आरोही अपने घर पहुंच चुकी थी और इस वक्त बैठकर कॉफी पी रही थी। शनाया ने उसे कॉल करके कहा कि वो आ जाएगी उसके घर, लेकिन आरोही ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि शनाया रोज रोज परेशान हो, और वैसे भी अब जो कुछ भी हुआ है उसे और उसके डैड को किसी तरह से मैनेज करना ही था। आरोही आज खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। पहले जहाँ इस घर में रौनक रहती थी, वहाँ आज दिन में वीराना सा लग रहा था। आरोही उठकर अपने मॉम के रूम में गई, जहाँ वो कुछ दिन पहले आरोही के बचपन की चीजें देख रही थी। आरोही ने देखा कि उसकी मॉम की अलमारी में वो पुराने फोटो एल्बम्स और आरोही के बचपन की चीजें रखी हुई थी। आरोही ने उन्हें अपने हाथों से छुआ। उसकी आंखों में हल्की सी नमी सी थी। तभी उसकी नजर उस लाल जोड़े पर गई जो उस दिन उसकी मॉम देख रही थी। आरोही को याद आया कि ये उसकी मॉम ने अपनी शादी में पहनी थी। जब आरोही छोटी थी तब वो इस लाल जोड़े को पहन के घूमती थी और उसकी मॉम कहा करती थी कि उसकी शादी में यही जोड़ा पहनेगी। आरोही को वो सब याद आते ही चेहरे पर एक मुस्कान सी उभर आई। उसने उस लाल जोड़े को अपने सीने से लगा लिया, अपनी मॉम को याद करने लगी। आरोही की आंखों से अब तेज आंसू बहने लगे थे। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से उसकी मॉम ठीक हो जाए। आरोही अपनी यादों के समंदर में गोते लगाती जा रही थी कि तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। दरवाजे की घंटी सुनकर आरोही को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि बाहर फिर कोई न्यूज रिपोर्टर होगा और सुबह की ब्रेकिंग न्यूज के बाद तो और भी ज्यादा बेसब्री से सब उसका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। आज जो भी रिपोर्टर मुझे मिल गया ना, वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। मर्डर करके जेल चली जाऊंगी, लेकिन अब इन लोगों का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा। आरोही ने मन ही मन गुस्से में कहा। हालांकि उसे एक बार यह भी लगा कि शनाया हो सकती है। भले उसने शनाया से मना किया था आने के लिए, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाली थी। वो हर कदम पर आरोही का साथ देती थी। आरोही ने बाहर आकर दरवाजा खोला और सामने देखा कि चेहरे को शॉल से ढके हुए एक महिला सामने खड़ी है। आरोही को उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। यस, आप कौन? किससे मिलना है आपको? आरोही ने एक अजनबी को सामने देखकर पूछा। उस महिला ने आरोही का सवाल सुनते अपने चेहरे से शॉल हटा ली और आरोही ने देखा कि आशुतोष की मॉम गीता जी उनके सामने खड़ी हैं। आप यहाँ इस वक्त अचानक? आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे और गीता जी उनके सामने खड़ी थी, वो भी बिना कोई खबर दिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटा? गीता जी ने आरोही को प्यार से पूछा। उनकी बात सुनकर आरोही दरवाजे से एक तरफ होकर खड़ी हो गई। वो सोच रही थी कि वो यहाँ क्यों आई है, लेकिन उसे अंदाजा भी था कि वो वहाँ क्यों आई है। आरोही के एक तरफ होते ही गीता जी घर के अंदर आ गई। आरोही ने उनके अंदर आते ही दरवाजा बंद कर लिया। वही अभिनव और माया भी संजना को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अभिनव ने हर बार की तरह फैमिली सेफ्टी देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम करवा लिए थे। वैसे भी जिस तरह से खबरें लीक हो रही थी, ऐसे में वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने खास रक्षकों को ही रखा था। हॉस्पिटल गेट के बाहर खड़े मीडिया के लोगों ने जैसे उनकी कार को आते देखा तो उस तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल गेट के अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। इसीलिए हॉस्पिटल के स्टाफ, गार्ड्स और अभिनव के पर्सनल गार्ड्स ने उन्हें रोका और इस तरह बिना किसी परेशानी के वो लोग हॉस्पिटल के अंदर आ गए। मिसेस शर्मा की वार्ड वाले फ्लोर पर पहुंचकर अभिनव ने देखा कि मिस्टर शर्मा इस वक्त आईसीयू के बाहर गैलरी में बैठे हैं और उनकी नजरें टीवी पर थी, जहां उसी खबर को बार बार रिपीट टेलीकास्ट की तरह चलाया जा रहा था। सुबह से सभी न्यूज चैनल वाले उसी खबर को अलग अलग तरीके से चला रहे थे। कुछ सो कॉल्ड न्यूज एंकर्स ने तो बाकायदा उस पर डिबेट भी रखी थी और बेवजह इस खबर को नेशनल न्यूज बनाने में लगे हुए थे। अभिनव, माया और संजना को उस तरफ आता देखकर वो अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके पास आते ही राजेश जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया,
लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोले। अभिनव ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बड़ी अपनेपन से पूछा, अब कैसी है तबीयत मिसेस शर्मा की? हालांकि अभिनव कुछ रोज कुछ घंटों के गैप में हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेते रहते थे, फिर भी उन्होंने राजेश जी से बड़ी आत्मीयता से सवाल पूछा था। डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो खतरे से बाहर है, जल्दी होश भी आ जाएगा। उनका कहना है कि दिमाग पर किसी बात का बुरा असर पड़ा है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया था और वो पार्शली कोमा में चली गई थी। राजेश जी ने अभिनव को पूरी बात बताते हुए कहा। वैसे तो वो जानते भी थे कि अभिनव के पास पहले से पूरी रिपोर्ट होगी ही, लेकिन आज सुबह भी उनकी डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने वो सारी बातें बता देना उचित समझा। बेहतर है वो जल्दी होश में आ जाए। तो आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बाहर क्यों बैठे हैं? अभिनव ने राजेश जी से पूछा। वो अंदर नर्सेस पेशेंट की सफाई और ड्रेस चेंज कर रही है, इसीलिए मैं बाहर बैठ गया हूँ, राजेश जी ने जवाब देते हुए कहा। उनके इतना कहने के बाद उन्होंने अभिनव से बैठने के लिए कहा और वो दोनों वहीं पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। माया और संजना अभी भी वहीं खड़े थे। दोनों के बैठते उनके सामने लगे टीवी पर रिपोर्टर ने चीखना शुरू कर दिया। और अभी अभी हमें जानकारी मिली है, अभिनव मित्तल अपनी पूरी फैमिली के साथ कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे वो वही हॉस्पिटल है जहां उनके ऑफिस में काम करने वाले राजेश शर्मा जी की पत्नी एडमिट है। उनकी बेटी आरोही ने इसी हॉस्पिटल में बीती शाम अभिनव के सामने आशुतोष से शादी करने से मना किया था। हम अपने दर्शकों को लगातार उस शाम की वायरल हुई वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, लेकिन अभिनव मित्तल के हॉस्पिटल जाने की वजह क्या है? पूछता है भारत कि अभिनव मित्तल वहां क्या करने गए हैं। वो न्यूज एंकर बेवजह एक ही बात को बार बार रिपीट करते हुए एक ही खबर को अलग अलग तरीके से बता रही थी। अभिनव ने वहां खड़े अपने गार्ड को इशारा किया। उसने रिमोट ढूंढकर उस एंकर के कानों को चुभने वाली आवाज कम कर दी। सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड सी थी। अभिनव और राजेश जी सामने बैठे हुए थे और उनके सामने ही उनके बारे में न्यूज चल रही थी। कुछ देर तक तो कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर माया ने कहा, हम दोनों अंदर जाते हैं, जैसे नर्सिस का काम हो जाएगा आपको बुला लेंगे। अभिनव ने भी इस बात पर हामी भर दी, क्योंकि इस वक्त कोई मेल अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन माया और संजना तो जा सकते थे। राजेश जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, इसीलिए माया और संजना दोनों अंदर चले गए। माया के लिए वैसे भी एक अच्छा मौका था, क्योंकि जो प्लान वो घर से बनाकर आई थी वो अकेले में ही एग्जीक्यूट कर सकती थी। उसे ये ऐसा मौका खुद सामने से आकर मिला था। अपने चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान लिए माया और संजना मिसेस शर्मा के पास चले गए। अब वहां अभिनव और राजेश जी ही बैठे हुए थे। राजेश जी ने टीवी की तरफ देखते हुए कहा, आरोही अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। उसकी लाइफ में अगर कोई मायने रखता है तो उसकी माँ। बचपन में तो वो अपनी माँ से कभी अलग भी नहीं होती थी, हमेशा चिपकी रहती थी। ऐसा कहकर राजेश जी मुस्कुराने लगे। उनकी बात सुनकर अभिनव भी मुस्कुरा दिए। वो समझ सकते थे कि राजेश जी क्या कहना चाहते हैं। राजेश जी कुछ यूं ही मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अपनी मॉम को इस हाल में देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए शायद आपसे उसने वो सब कुछ कह दिया होगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ अभिनव जी। और ऐसा कहकर उन्होंने एक बार फिर से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अभिनव को अब समझ में आ चुका था कि क्यों उनके आते ही राजेश जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया था, जबकि उन्होंने मुंह से कुछ भी नहीं कहा था। अभिनव ने उनके दोनों हाथ पकड़कर नीचे करते हुए कहा, आपको माफी मांगने की या गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे मेरा या किसी का भी अपमान हो। बेशक वो दुखी है, इसीलिए उसने ऐसा कहा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। माँ इस वक्त आपके घर पर गई हुई है आरोही से बात करने के लिए। क्या गीता जी आरोही से मिलने गई हुई है? राजेश जी ने आश्चर्य से पूछा। अभिनव ने उनकी तरफ देखकर कहा, हाँ, और ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर माँ आरोही से मिले तो? आपत्ति की कोई बात नहीं, बस उम्मीद करता हूँ कि आरोही कोई बदतमीजी ना करे, राजेश जी ने चेयर पर टिकते हुए कहा। आप फिक्र ना करें, आरोही एक समझदार लड़की है। वो जो कुछ भी कहती है सोच समझ कर कहती है। वो किसी का अपमान नहीं कर सकती, अभिनव ने राजेश जी से कहा। और वो दोनों वहीं बैठकर फिर कुछ और बातें करने लगे। इसीलिए उसने उसे कुछ वक्त अकेला ही रहने दिया। इस फाइल में कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो आने वाले समय में आशुतोष को फंसाने में उसकी मदद कर सके। कुछ देर तक यूं ही फाइल में नजर रखने के बाद उसने उसे बंद कर दिया और मन ही मन सोचने लगा, तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है आशुतोष मित्तल, लेकिन मुझे आसान चीजें पसंद भी नहीं है।
मैं यहाँ किसी खेल में तुम्हें हराने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसके चेहरे पर हंसी आ गई थी। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। ये कॉल मनीष के रेगुलर मोबाइल पर नहीं था। उसके पास दो मोबाइल थे, जिनमें से एक को वो नॉर्मली सब जगह यूज करता था, लेकिन ये दूसरा फोन कुछ अजीब सा था। उसका ये मोबाइल एक फीचर फोन था और जाहिर है ऐसा उसने इसीलिए किया था ताकि उसे कोई ट्रेस भी ना कर पाए। उसने कॉल उठाते ही कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश मत करना, और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही कॉल करने को कहा था। उसकी बात खत्म होते ही उसने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। शायद कॉल की दूसरी तरफ वाला इंसान कुछ बोल रहा था। उसके बाद उसके एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। क्या? और तुम उसे संभाल भी नहीं पा रहे हो? एक लड़की को नहीं संभाल सकते? मनीष ने ये बात बहुत ही गुस्से में और सरकास्टिक वे में कही थी। इसके बाद कॉल की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसके रिप्लाई में मनीष भड़क गया और बोला, जस्ट शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोगों को मैं इतने पैसे इसीलिए देता हूँ ताकि तुम उसे संभाल सको। एनीवेज, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ, तब तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मनीष ने कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद उसने उस फाइल को बंद किया और अपने बैग में रख लिया। वो सीधा उठकर सूरज के केबिन में गया, जहाँ सूरज नशे की हालत में धुत बैठा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि लगभग आधी बोतल शराब खत्म कर देने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही है। मिस्टर सूरज, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं शायद शाम तक ही लौट के आऊंगा। अगर कोई काम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मनीष ने सूरज के केबिन से झांकते हुए उसे कहा। सूरज ने एक नजर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी देना चाहता था, और वैसे भी तुम आज से अपनी मर्जी के मालिक हो। जब ऑफिस आना है आओ, जब जहां जाना है जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सूरज इतना चेयरफुल दिख रहा था कि किसी को समझ नहीं आ सकता कि वो नशे में है या खुश है। मनीष ने उसे ओके कहा और वहां से चला गया। सूरज के साथ ज्यादा देर तक रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था, और वैसे भी उसे उस कॉल की ज्यादा चिंता थी। उसने सूरज की दी हुई कार को स्टार्ट किया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ आरोही और गीता जी आरोही के घर पर थे। दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। आरोही ने गीता जी के लिए कॉफी बनाई और दोनों आमने सामने बैठ गए। पिछले 5 मिनट से गीता जी बस चुपचाप बैठी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से बात शुरू करे। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, मिस्टर मित्तल और मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। उस जमाने में वैसे भी लव मैरिज बहुत कम हुआ करती थी। यूं कहो कि ज्यादातर केसेस में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे की शक्ल भी शादी के बाद ही देख पाते थे। अजीब लगता है ना सुनकर? गीता जी ने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आरोही को गीता जी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। हालांकि उसे अभी तक भी ये नहीं पता था कि गीता जी आगे क्या कहना चाहती है। गीता जी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसे कहा, मैं समझ सकती हूँ कि वो दौर अब वापस नहीं आ सकता। बहुत सी बातें रूढ़िवादी भी लगे तुम्हें। तुम और आशुतोष एक दूसरे से मिले नहीं हो, इसीलिए एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। यही वजह हो सकती है तुमने शादी से इनकार किया। गीता जी की बात सुनकर आरोही को अब गुस्सा सा आने लगा था। उसकी वजह आशुतोष का जिक्र होना था। उसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आशुतोष का नाम भी वो सुनना नहीं चाहती थी। उसने गीता जी से कहा, मेरे इनकार की वजह ये नहीं कि मैं आपके बेटे से नहीं मिली हूँ या उसको जानती नहीं हूँ। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मॉम को चाहती हूँ। उन्हें किसी भी तकलीफ में मैं नहीं देख सकती। दुनिया का हर बच्चा अपनी माँ से उतना ही प्यार करता है आरोही, जितना कि तुम। गीता जी ने आरोही की तरफ देखकर कहा, और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि आशुतोष को तुम्हारी फीलिंग्स की केयर नहीं है तो तुम गलत हो। उसने ही हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को विजिट करवाया ताकि तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाए। उसी ने वहाँ के स्टाफ को हिदायत दी थी कि ममता जी और तुम्हारी फैमिली को प्राइवेसी मिल सके। वो ममता जी की फिक्र करता है, बस दिखा नहीं सकता। उसे कभी खुद को एक्सप्रेस करना आया ही नहीं। तुम ही वो पहली लड़की हो जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ है आरोही। आरोही ने गीता जी की पूरी बात सुनी, फिर कहा, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि मुझे इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैं आपके बेटे की पहली और आखिरी पसंद हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरे इनकार की वजह किसी को जानना या समझना नहीं है, और रही बात मेरी मॉम पर किए हुए एहसानों की, तो मैं चुका दूंगी। आरोही ने काफी तीखे लहजे में ये सब कहा था, लेकिन बाय नेचर वो इस तरह की लड़की नहीं थी। गीता जी समझ सकती थी कि आरोही इस वक्त अपने पूरे होश में नहीं है। उसके दिलो दिमाग पर बस उसकी मॉम को लेकर चिंताएं हैं। गीता जी ने हाथ जोड़कर आरोही की तरफ देखा और कहा, मैं किसी एहसान को गिनाने यहाँ नहीं आई हूँ बेटी। शायद तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि ममता जी को एक दिन वहाँ रखने का क्या खर्चा आता होगा। मैं बस तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ कि एक बार अपने फैसले पर गौर करो, प्लीज। आरोही ने जब गीता जी को इस तरह से हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा तो उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। ये आप क्या कर रही हैं आंटी जी?
ऐसा मत कीजिए प्लीज। आपको इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और मैं उसे बदल नहीं सकती। आरोही की बातों में एक विश्वास था जो गीता जी के लिए चिंता का विषय था। उन्होंने आरोही से कहा, जब मैं पिछली बार तुम्हारी मॉम से मिली थी, उन्होंने बताया था कि तुम बचपन में कितनी जिद्दी थी, अपनी हर बात मनवा लिया करती थी। इसके बाद उन्होंने आरोही के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, कभी कभी कुछ अजीब फैसले भी बाद में सही साबित होते हैं। तुम समझदार हो, मुझे तुम पर भरोसा है। और इतना कहकर गीता जी उठ खड़ी हुई। मुझे अब चलना चाहिए। कॉफी बहुत अच्छी थी, थैंक्स। गीता जी ने आरोही से कहा और वो चलकर वहां से जाने लगी। आरोही ने भी उन्हें रोकना ठीक नहीं समझा। वैसे भी उन्हें जो कहना था वो कह चुकी थी और आरोही ने उस पर ना सोचने का फैसला भी कर लिया था। आरोही भी उनके पीछे पीछे दरवाजे को बंद करने पहुंच गई थी। दरवाजे पर पहुंचकर गीता जी ने एक बार फिर आरोही की तरफ मुड़कर देखा और कहा, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाग्य का लेखा किसी ने ना देखा। कभी मौका मिले तो उनसे जरूर मिलवाऊंगी तुम्हें। आरोही ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और फिर गीता जी वहां से निकल गईं। सीधे अपनी कार में बैठ गई। वापस मित्तल हाउस की तरफ चल पड़ी। आरोही कुछ देर उन्हें जाता हुआ देखती रही और फिर दरवाजा लॉक करके वापस आराम करने चली गई। अभिनव और राजेश जी बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नर्सेज उस वार्ड से निकलकर अपने रूम में चली गई हैं। वो दोनों समझ गए थे कि उन नर्सेज का काम हो चुका है। कुछ देर के बाद वहां से एक और नर्स आई। उसने राजेश जी से कहा, अब आप अंदर जा सकते हैं। वो दोनों नर्स की बात सुनकर अपनी जगह से खड़े हो गए। अभिनव ने नर्स से कहा, क्या मैं डॉक्टर से मिल सकता हूँ? जी सर, डॉक्टर साहब अभी राउंड पर आने वाले हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, या आप चाहें तो राउंड के बाद उनके केबिन में मिल सकते हैं। नर्स ने अभिनव को जवाब देते हुए कहा। अभिनव ने उसकी बात पर ओके कहा और राजेश जी के साथ वार्ड के अंदर चले गए जहां मिसेस शर्मा एडमिट थी। माया और संजना वहां पहले से मौजूद थी। अभिनव और राजेश जी दोनों वहां पहुंचे। अभिनव ने देखा कि मिसेस शर्मा की हालत अब काफी संभली हुई दिखाई दे रही थी। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और अभी भी उनकी आंखें बंद थी। ईश्वर भी कितना निर्दयी है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा करता है। माया ने सिंपैथी भरे शब्दों में कहा। उसकी बात से साफ जाहिर था कि वो बस ड्रामा कर रही है, लेकिन ये बात अभिनव और राजेश जी नहीं समझे। उन्हें तो लग रहा था जैसे माया को भी उतनी ही फिक्र है जितनी कि उन्हें। तभी वहां ड्यूटी डॉक्टर राउंड पर आ गए। भी पेशेंट की कंडीशन के बारे में आप बता सकते हैं? अभिनव ने डॉक्टर से कहा। यस मिस्टर मित्तल, देखा जाए तो पेशेंट अब स्टेबल कंडीशन में है। सीटी स्कैन से हमें क्या? हाँ आशु बोलो, समीर ने कॉल उठाते कहा। समीर, मुझे बताओ कि पेपर में न्यूज आने के बाद कौन कौन है जो ऑफिस नहीं आया? आशुतोष ने कॉल पर कहा। आशुतोष की बात सुनकर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है आशु कि मैंने ये सब चेक नहीं किया होगा? मुझे भी उस शख्स की तलाश है जिसकी तुम्हें, लेकिन इस तरह ऑफिस के लोगों पर शक करना ठीक नहीं है। उस दिन के बाद से सिर्फ मिस्टर शर्मा ही ऑफिस से गायब है और दूसरे तुम। समीर की बात सुनकर आशुतोष ने कहा, ऐसी सिचुएशन में तो शायद मैं खुद पर भी भरोसा ना करूं। आशु रिलैक्स, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मेरी बात मानो, सबसे पहले घर आ जाओ। और रही बात उस इंसान को ढूंढने की जो इन सब के पीछे है, तो मुझे एक क्लू मिला है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये सही है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ हद तक शक जरूर है। समीर ने आशुतोष को बताया। उसकी बात सुनकर आशुतोष एकदम शॉक्ड हो गया। क्या? कौन है वो जिस पर तुम्हें शक है? आशुतोष ने आश्चर्य से पूछा। तुम लौट के आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तब तक मैं अपने क्लू पर ध्यान देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसकी कड़ी जोड़ सकूं। समीर ने आशुतोष से कहा। उसकी बात मानकर आशुतोष ने ओके कहा और कॉल रख दिया। अब उसका यहाँ रुकना व्यर्थ था, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी कार निकाली और ऑफिस की तरफ भागा। कुछ मीडिया वाले और न्यूज रिपोर्टर वहां खड़े इंतजार कर रहे थे, लेकिन आशुतोष ने ये सब इतनी जल्दी में किया कि किसी को सोचने का वक्त भी नहीं मिल पाया। आशुतोष तेज कदमों से चलता हुआ अपने ऑफिस में एंटर हुआ। उसे अचानक ऑफिस आया देख सभी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि आशुतोष ऑफिस आ सकता है। आशुतोष जल्दी में था, इसीलिए उसने किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने केबिन की तरफ चला गया जहाँ की समीर पहले से मौजूद था। अरे आशु, तुम यहाँ अचानक? समीर ने आशुतोष के केबिन में अंदर आते देखा और हैरानी से पूछा। आशुतोष ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा जाकर वहां रखे एक बड़े से सोफे पर बैठ गया। समीर भी अपनी चेयर से उठकर उसके पास सोफे पर आकर बैठा और बोला, तुम वेट कर सकते थे आशु, तुम्हारा ऑफिस आना जरूरी नहीं था। किसी मीडिया वाले ने तुम्हें घेर लिया होता तो?
आफत आ जाती। और सबसे बड़ी बात, अगर भैया को पता चल गया होता तो? समीर लगातार बोले जा रहा था। आशुतोष ने देखा कि समीर अभी भी रुकने वाला नहीं था, इसीलिए उसके कुछ बोलने से पहले बोल पड़ा। मैं शाम तक वेट नहीं कर सकता था। मुझे जानना है कि कौन है जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। आशुतोष की आंखों में गुस्से से दहकते शोले नजर आ रहे थे। उसे इस तरह गुस्से में देखकर समीर ने कहा, रिलैक्स डूड, चिल। मैं सिर्फ शक के नजरिए से सोच रहा हूँ। मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सो जस्ट रिलैक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किस पर शक है। आशुतोष ने समीर की बात का जवाब देते हुए कहा। समीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आशुतोष की डेस्क के पास जाकर फोन रिसीवर उठाते हुए बोला, मिस रूबी, किसी को भी बिना परमिशन अंदर नहीं आने देना। वैसे किसी को अंदर भेजना ही मत, आधे घंटे के लिए। सर, इज एवरीथिंग फाइन? अभी अभी आशुतोष सर काफी गुस्से में अंदर गए हैं, रूबी ने समीर से फोन पर कहा। समीर थोड़ा रिलैक्स हुआ। यस ऑफ कोर्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वैसे आप एक काम कीजिए, काका से कहकर 2 कॉफी। इतना कहकर समीर ने एक नजर आशुतोष की तरफ डाली, जो उसके ड्रामे को बड़े ही साइलेंट तरीके से गुस्से से देख रहा था। रहने दीजिए, कॉफी फिर कभी। आप किसी को अंदर मत आने देना, प्लीज। समीर ने आशुतोष की तरफ देखते हुए रूबी से कहा। ओके सर। रूबी ने रिसीवर रख दिया। समीर चलता हुआ वापस आशुतोष की तरफ आया। उसे अभी भी उसी तरह से घूर रहा था। समीर के पास आते ही आशुतोष ने उससे कहा, अब ड्रामा तो खत्म हो गया, तो काम की बात करें। आशुतोष सीधा पॉइंट ही बात करना चाहता था, लेकिन जिस तेजी के साथ गुस्से में वो एंटर हुआ था, उसे देखकर समीर समझ गया था कि पहले से शांत करना जरूरी है। समीर ही आशुतोष को समझ सकता था और आशुतोष समीर पर कभी गुस्सा नहीं कर सकता था। समीर ने उसके पास बैठते हुए कहा, लिसन आशुतोष, मुझे सिर्फ शक है, वो भी 2 लोगों पर। उनमें से एक के लिए तो मैं श्योर भी नहीं हूँ और उस पर शक करूँ भी या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे शक को तुम कोई शर्लक होम्स वाली रिसर्च समझो। बस मेरी बात ध्यान से सुनना। आशुतोष समीर की बात को समझ सकता था। वैसे भी वो अब तक पहले से काफी शांत हो चुका था, इसीलिए उसने अपने दोनों हाथ बांध लिए, जो ये दिखाने के लिए थे कि वो समीर की बात को पूरी तरह से सुनने के लिए रेडी है। समीर ने उसे देखा और फिर कहा, मैं सिर्फ कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन हो सकता है जिसे तुम्हारी और आरोही की शादी से जलन हो सकती है। और मेरे दिमाग में 2 नाम आए हैं। पहला वो शख्स जो आरोही को देखने उसके घर आया था अपने मॉम डैड के साथ, जिस दिन भैया भी वहां पहुंचे थे। और वो शख्स कौन है? आशुतोष ने समीर से पूछा, क्योंकि वो मिसेस शर्मा की फ्रेंड लता और उनके बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता था। समीर ने उसे बताया, मुझे भैया ने उस दिन के बारे में सब बताया था। वो शायद मिसेस शर्मा की फ्रेंड का बेटा है और आउट ऑफ इंडिया कहीं जॉब करता है, शायद ऑस्ट्रेलिया में। वो भी सेम डे पर आरोही के घर पहुंच गए थे उससे रिश्ते की बात करने, लेकिन उनसे पहले भैया वहां पहुंच चुके थे और मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हाँ भी कर चुके थे। ओह, तो तुम्हें लगता है कि ये सब प्लान किया गया होगा? आशुतोष ने हैरानी से पूछा। मे बी, अगर वो वहां रुका होगा तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन अगर वो इंडिया से जा चुका है तो फिर चांसेस कम है। समीर ने अपना कंक्लूजन बताया। उसकी बात सुनकर आशुतोष ने कहते हुए सोचने की मुद्रा बनाई और कुछ देर यूं ही सोचने के बाद बोला, और अगर वो इन सब के पीछे नहीं है तो दूसरा कौन है जिस पर तुम्हें शक है? समीर आशुतोष की बात सुनकर दोबारा अपनी जगह से खड़ा हो गया था और कुछ दूरी पर जाकर उसकी तरफ पीठ किए खड़ा हो गया। उसने इसी पोजीशन में रहते हुए आशुतोष से कहा, पता नहीं मेरा शक सही है या नहीं, लेकिन ये दूसरा शख्स हमारे बीच ही है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत ही निकले। समीर की बातें आशुतोष की जिज्ञासा को बढ़ा रही थी। अपने बीच के किसी पर समीर को शक है, ये सुनकर उसके भी कान खड़े हो गए थे। वो जानने के लिए अधीर हो उठा था कि आखिर वो शख्स है कौन जो उनके बीच रहकर उन्हें बर्बाद करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ आरोही गीता जी के जाने के बाद अपने रूम में आ चुकी थी। आज उसे उतनी थकावट नहीं थी जितनी कि इससे पहले वाले दिन थी। बीती रात उसने हॉस्पिटल में कुछ देर आराम कर लिया था, इसी वजह से आज वो नॉर्मल हो रही थी। वो बस कुछ देर सोना चाहती थी ताकि आज रात हॉस्पिटल में गुजार सके। बेड पर लेटे हुए उसे काफी वक्त हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद अभी तक नहीं थी। वो ना चाहते हुए भी गीता जी की बातों को लेकर सोचने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका फैसला सही भी है या गलत। वो कंफ्यूज सिर्फ इसीलिए थी कि गीता जी एक अच्छी महिला थी और अभिनव एक सुलझे हुए इंसान। अभिनव ने जब आरोही के मुंह से इनकार सुना था तब उन्होंने भी उसे काफी समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे और वही काम आज गीता जी भी कर रही थी। तो क्या वो सब सही है और मैं ही गलत हूँ? आरोही ने मन में सोचा। नहीं,
जिस इंसान के नाम जोड़ने मात्र से मेरी मॉम की यह हालत हो गई, उसके लाइफ में आने के बाद क्या होगा? नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आरोही अपने ही अंतर्मन से जूझ रही थी। ऐसे वक्त में उसे शनाए की कमी महसूस हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि शनाए को कॉल करके बुला ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि शनाया उसकी केयर करती थी और सुबह मना करने के बाद अगर वो उसे अब बुलाती तो पैनिक हो जाती। उसे लगेगा कि आरोही किसी मुसीबत में है, इसीलिए आइडिया उसने ड्रॉप कर दिया। आरोही कोशिश करने लगी थी कि काश उसे कुछ देर नींद आ जाए। तभी उसे गीता जी की वो बात याद आई जिसमें वो उसकी मॉम को वहां रखने के एक दिन के खर्च के बारे में बात कर रही थी। आरोही को उन्होंने फ्लो में कह दिया था, लेकिन आरोही ने जब थोड़ा सोचा तब उसे एहसास हुआ कि मित्तल्स का उसकी मॉम को बचाने में कितना बड़ा हाथ है। उनके कहने पर हॉस्पिटल का वो हिस्सा पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। अभिनव ने अपने आदमियों के साथ ही हॉस्पिटल के गार्ड्स को भी वहां स्पेशल ड्यूटी पर लगवा दिया। उसकी मॉम की देखभाल के लिए तीनों शिफ्ट में अलग अलग चुनिंदा स्टाफ को ही आने जाने की परमिशन है और साथ ही उन्होंने बिना किसी को बताए सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को वहां विजिट करवाया। आरोही ने जब इन सब के बारे में अच्छी तरह से सोचा तब उसे समझ में आया कि अभिनव और गीता जी किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये सब शायद उसे आशुतोष से नफरत ना करने देने के लिए काफी नहीं था। वहीं हॉस्पिटल में अभिनव और राजेश जी काफी देर बाहर बैठे थे, जबकि माया और संजना उनसे कुछ दूरी पर बैठकर बातें कर रही थी। राजेश जी पूरी तरह से घबराए हुए थे क्योंकि कुछ देर पहले जब वो लोग अंदर थे तब अचानक ममता जी को जैसे कोई अटैक आया था। डॉक्टर ने उन सबको बाहर भेज दिया था और काफी देर से आईसीयू का डोर भी बंद था। राजेश जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो घबराए हुए थे। अभिनव ने उनके चेहरे की घबराहट को देखा, फिर उनके हाथों की तरफ देखा जो कांप रहे थे। राजेश जी इकलौते ऐसे इंसान थे जो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। आरोही की तरह वो भी ममता जी के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन आरोही की तरह उनके पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। उनकी दुनिया तो बस ममता जी और आरोही के इर्द गिर्द ही थी। वो बेहद घबराए हुए कांप रहे थे। अभिनव ने उन्हें इस हालत में देखा, उन्हें राजेश जी के लिए काफी बुरा लग रहा था। उन्होंने राजेश जी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर है अंदर और जरूरत पड़ी तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से स्पेशलिस्ट बुलवाऊंगा, लेकिन मिसेस शर्मा को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अभिनव एक तो वैसे ही बहुत सुलझे हुए इंसान थे और फिर उनकी बातें सुनकर राजेश जी को सच में काफी राहत महसूस हो रही थी। वो अभिनव की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिए थे, लेकिन उस मुस्कुराहट में भी घबराहट शामिल थी। बस पहले से थोड़ा बेहतर उन्हें से कह रहा था कि इनके होश में आने के बाद हमें सावधानियां बरतनी होगी, उन्हें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रखना होगा। पूरी तरह से विस्तार से सुनने के बाद उनकी समझ में कुछ कुछ आने लगा था। राजेश जी इस बात से बेहद खुश थे। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब वो हमारी बातों पर रिएक्ट कर रही है? नहीं नहीं मिस्टर शर्मा, मैं ये बात दावे के साथ बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उन्हें जो माइनर अटैक आया था वो इस बात का रिएक्शन था, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि उसके चांसेस हो सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर सभी संजना की तरफ देखने लगे। संजना एकदम से घबरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने एकदम से कहा, आई एम सॉरी। डोंट फील सॉरी फॉर दिस मिस। मैंने आपको ये सब सिर्फ इसीलिए बताया था कि हम उनके होश में आने के बाद सावधान रहें, लेकिन अगर ये अटैक इसी वजह से था तो इसका मतलब यही है कि हमें काफी सावधानी बरतनी होगी। अभी कुछ भी हुआ उसके बारे में आप भूल जाइए, आगे के लिए अलर्ट रहिए। डॉक्टर की बात उन सभी को अब समझ में आ चुकी। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री। मनीष ने मन ही मन सोचा। वो थोड़ा घबराया हुआ सा था। अपनी कार की स्पीड को बढ़ाते हुए उसने जल्दी से जल्दी बची हुई दूरी को कवर करने का सोचा। सड़क लगभग खाली ही थी, इक्का दुक्का गाड़ियां ही वहां से गुजर रही थी। वो बार बार गाड़ी चलाते हुए अपनी घड़ी को देख रहा था। उसकी कार के शीशे बंद थे और बाहर मौसम बेहद खुशनुमा था। अचानक हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। मनीष की जगह उस वक्त कोई और होता इस मौसम में हरियाली से भरे उस रास्ते पर खुद को बेहद किस्मत वाला समझता, लेकिन मनीष का चेहरा गंभीर था। कुछ ही आधे घंटे ड्राइव करने के बाद वो अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था। लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा विशाल स्वागत द्वार था जो काफी पुराने जमाने का दिख रहा था। उस पर रंग रोगन और उसका मेंटेनेंस वहां का बेटा था। समीर और आशुतोष शौर्य के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जैसे समीर ने वो दूसरा नाम लिया, आशुतोष की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो समीर? ये हो सकता है?
आशुतोष ने समीर को अविश्वास के साथ देखा। मैंने पहले तुमसे कहा था आशु, मुझे सिर्फ शक है, कोई सबूत नहीं है, समीर ने आशुतोष को समझाते हुए कहा। समीर की बातों को सुनकर आशुतोष कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, लेकिन वैभव क्यों? आखिर तुम्हें उस पर शक क्यों है? समीर ने आशुतोष के सामने बैठते हुए कहा, देखो आशु, वैभव राजेश जी का असिस्टेंट है, उसके उनके साथ घरेलू संबंध भी है, उसकी और आरोही की दोस्ती भी है। भले वो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से नहीं मिलते हो, कभी कभार शर्मा जी के घर पे आना जाना होता हो, मैंने सब पता किया है, लेकिन इससे भी कहीं साबित नहीं होता कि वो इन सब के पीछे हैं। आशुतोष ने उसे कहा, एग्जैक्टली, मेरा यही पॉइंट है, मैं बस शक कर सकता हूँ। समीर ने आशुतोष की बातों का समर्थन करते हुए कहा। आशुतोष अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और समीर से बोला, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल की कंडीशन में किसी पर भी भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। हमें वैभव पर नजर रखनी पड़ेगी और उस लड़के के बारे में भी पता करना होगा जो आरोही को देखने आया था। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी डेस्क पर रखा फोन बज उठा। समीर ने जाकर फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ रूबी थी। सॉरी सर, मिस्टर शर्मा की टीम से वैभव शर्मा आए हैं, काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रूबी की बात सुनकर समीर ने आशुतोष की तरफ देखकर इशारे में बताया कि बाहर वही इंसान बैठा है जिस पर वो दोनों अभी शक कर रहे थे। आशुतोष ने इशारे से समीर को कहा, उसे अंदर बुला लो। ओके मिस रूबी, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए और प्लीज अब आप कॉफी के लिए काका को बोल ही दीजिए। कॉफी वाली बात समीर ने आशुतोष की तरफ देखते हुए कहा। समीर की कॉल रखने के बाद ही केबिन का दरवाजा खुला, जहाँ से वैभव अंदर आया। गुड आफ्टरनून सर, वैभव ने अंदर आते ही आशुतोष से कहा। आशुतोष ने अपनी गर्दन हिलाकर उसकी तरफ देखा, जबकि समीर ने उससे कहा, यस मिस्टर वैभव, बताइए। वैभव ने समीर और आशुतोष दोनों की तरफ बारी बारी से देखा और कहा, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। हाँ मगर क्यों? मेरा मतलब तुम्हारी टीम के हेड मिस्टर शर्मा अभी ऑफिस आ नहीं सकते, ऐसे में तुम ही उनकी टीम को लीड कर रहे हो, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? समीर ने वैभव से पूछा। सर मुझे इसी रीजन से छुट्टी चाहिए, असल में मैं राजेश सर की हेल्प करना चाहता हूँ, उन्हें इस कंडीशन में मेरी जरूरत पड़ सकती है। ऑफिस वर्क में मैनेज कर लूंगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, वैभव ने उन दोनों से कहा। समीर उसकी बात सुनकर कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले आशुतोष कह उठा, लेकिन मिस्टर वैभव, तुम्हें तो पता ही होगा, हॉस्पिटल में हमने हर तरह के इंतजाम करवा दिए हैं, वहाँ स्पेशल सिक्योरिटी भी है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी की जरूरत होगी। आशुतोष ने वैभव की तरफ देखा। वो एक दुबला पतला लेकिन फिट लड़का था। उसका रंग साफ था और उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, जो उसकी रंगत को और निखार रहा था। उसके बाल घुंघराले से थे और दिखने में किसी मॉडल की तरह लग रहा था। वैभव ने आशुतोष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात सही है सर, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले राजेश सर को मेंटली स्ट्रेंथ तो नहीं दे सकते ना, उसके लिए तो किसी अपने की जरूरत होगी। राजेश सर किसी से हेल्प नहीं लेते, इसीलिए मुझे खुद आगे बढ़कर उनके पास जाना होगा। आशुतोष ने देखा कि वैभव की बातें काफी मेच्योरिटी से भरी हुई थी और जब उसने अपने शब्दों को कहा, आशुतोष को उसमें थोड़ी जलन हुई। समीर की बातों से उसे पहले ही उस पर शक हो चुका था और अब जबकि वो मिस्टर शर्मा की हेल्प के नाम पर हॉस्पिटल जाने की परमिशन मांग रहा था, तो आशुतोष का शक उसके प्रति बढ़ने लगा। वैभव की बातों से जब आशुतोष को उस पर पहले से ज्यादा डाउट हो चुका था, उसने उसे मना करने के लिए कहा, मुझे नहीं लगता अभी आशुतोष ने देना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें तो अभी तक उनसे मिल भी लेना चाहिए था। आशुतोष को समझ नहीं आ रहा था कि समीर क्या करना चाहता है, लेकिन उसने जिस तरह से उसे चुप रहने को कहा था, उस पे ये भी तय था कि कुछ न कुछ सोच समझ के किया होगा। वैभव ने समीर की बात सुनकर कहा, जी थैंक्स, मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलकर आ चुका हूँ। कब? समीर को इस बात पे आश्चर्य हुआ। सर मैं 2 दिन पहले ऑफिस के बाद हॉस्पिटल गया था उनसे मिलने, वैभव ने उन्हें बताया। समीर और आशुतोष को इस बात की खबर भी नहीं थी कि वैभव भी हॉस्पिटल जा चुका है। हालांकि वैभव की मुलाकात उस वक्त आरोही से नहीं हुई थी, लेकिन उसके वहां से वापस आने के बाद ही आरोही ने शादी से इनकार भी किया था और उसके बाद ही ये सब तमाशा भी शुरू हो गया था, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वैभव के इस खुलासे के बाद आशुतोष और समीर का शक उसकी तरफ बढ़ गया। उन्हें उससे ज्यादा कुछ पूछताछ करने में अब संकोच हो रहा था। आशुतोष ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, समीर बोल पड़ा, ठीक है वैभव, तुम जा सकते हो, लीव एप्लीकेशन रूबी को मेल कर देना, मैं अप्रूव कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। वैभव ने उन दोनों को थैंक्स कहा और फिर वहां से चला गया। ये तुमने क्या किया समीर? मैं उससे कुछ पूछने वाला था। तुमने देखा ना, जिस दिन वो हॉस्पिटल में था उसके अगले दिन वो क्लिप वायरल हुआ और फिर ये न्यूज। वैभव के बाहर जाते ही आशुतोष समीर पर बरस पड़ा। समीर ने आशुतोष की तरफ कॉफी बढ़ाते हुए कहा, रिलैक्स, मुझे पता था तुम मुझसे और पूछताछ करोगे, इसीलिए मैंने रोका था। मतलब?
मतलब तुम्हारी तरह मुझे भी उस पर शक हुआ था जब उसने हॉस्पिटल विजिट के बारे में बताया। अगर हम उससे ज्यादा कुछ पूछते तो उसे शक हो जाता हम पर। वैसे भी वो हॉस्पिटल में रहेगा, हम उस पर आसानी से नजर रख सकते हैं, समीर ने आशुतोष को समझाते हुए कहा। समीर की बातें ठीक ही थी। आशुतोष ने उसे इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अब बेवजह वैभव पर शक हो चुका था, जो उसके लिए ठीक नहीं था। वहीं मनीष अपनी मंजिल तक पहुंच गया था, जहां की उसे जाना था। वो दादर और नगर हवेली यूनियन टेरिटरी में आने वाले शहर सिलवासा पहुंचा था, जो मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। सिलवासा पहुंचकर उसने अपनी कार वहां के मेंटल इंस्टीट्यूट में रोकी। ये मेंटल असाइलम शहर के एक कोने में बना हुआ था, जो घनी आबादी से दूर था। आसपास घने जंगल और जंगलों से पार समुद्री किनारा। प्रकृति की गोद में बने इस असाइलम के सामने उसने अपनी कार रोकी और सीधा उतरकर अंदर की तरफ चला गया। बाहर रिसेप्शन पर बैठे सफेद सफारी पहने हुए एक अटेंडर ने उसे देखा और दौड़ता हुआ उसके पास चला आया। मनीष सर, अच्छा हुआ आप आ गए। हम लोग काफी देर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अटेंडर उसे काफी कुछ बताना चाहता था, लेकिन मनीष के पास ये सब सुनने का वक्त नहीं था। कहाँ है वो? मनीष ने उसकी बात काटकर तेज आवाज में कहा। उस अटेंडर ने उसे इशारे से बताया कि वो उस तरफ है। मनीष उसके इशारे को समझ गया था। वो अपने रूम में ही है और उस तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे वो अटेंडर भी चल रहा था। मनीष इस तरह आगे बढ़ता जा रहा था जैसे उसे वहां के सभी रास्ते पहले से पता थे। वो तेजी से चलता हुआ पेशेंट के लिए बने कमरों की तरफ बढ़ गया। वहाँ हर तरह के पेशेंट्स के लिए अलग अलग वार्ड्स थे। ज्यादातर पेशेंट्स को एक कॉमन वार्ड में रखा जाता था, लेकिन मनीष उस तरफ गया जहाँ क्रिटिकल पेशेंट्स को बाकी सबसे अलग रखा जाता था। एक प्राइवेट रूम के सामने जाकर वो खड़ा हो गया, जिस पर बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ था, और वहाँ 2 वार्ड बॉय खड़े थे। वो दोनों जैसे उसी का वेट कर रहे थे। मनीष के वहाँ आते ही उसमें से एक बोला, अभी अभी शांत हुई है, पिछले 2 घंटे से तमाशा बना के रखा हुआ था। मनीष ने उसकी तरफ सुनकर कुछ नहीं कहा और इशारे से ताला खोलने के लिए बोला। ताला खुलते ही मनीष उस छोटे से रूम में चला गया। उस रूम में एक बेड रखा हुआ था और दीवारें और छत सफेद रंग से पुती हुई थी। वहाँ बेहतरीन रोशनी वाला एक ट्यूबलाइट लगा था और अंदर साफ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन थी। मनीष ने अंदर जाते ही देखा कि बेड पर सामने बाल बिखरे हुए अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर एक लड़की बैठी थी। रागिनी, मनीष ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा। मनीष की आवाज सुनकर रागिनी ने अपने चेहरे से हाथ हटा लिया। उसे देखते उसे लिपट गई। मनीष, तुम आ गए? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? ये लोग बहुत गंदे हैं, मुझे चॉकलेट भी नहीं देते हैं और कल तो मिल्क भी नहीं दिया था। सब पागल पागल बोलते हैं मुझे। मनीष भी रागिनी के गले लग गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहीं नहीं गया था रागिनी, तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। मैं तो बस काम से गया था, मनीष ने उसे समझाते हुए कहा। तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते? मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ना, मुझे यहाँ रखने की क्या जरूरत है? रागिनी ने शिकायती लहजे में कहा। उसके कहने के अंदाज से कोई भी बता सकता था कि वो दिमागी मरीज है, और यही एक वजह थी कि मनीष उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए उसे समझाया। सुनो रागिनी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम्हें यहीं रहना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। रागिनी ने मनीष की तरफ देखा और बोली, इसका मतलब तुम भी इन लोगों की तरह मुझे पागल समझते हो ना? मैं कितनी बार कहूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता। और ऐसा कहकर रागिनी रोने लगी। बाहर खड़े तीनों स्टाफ उन दोनों का तमाशा देख रहे थे। उनके लिए तो ये सब तमाशा ही था, क्योंकि दिन भर उन्हें इन सब कंडीशन से दो चार होना पड़ता था, लेकिन मनीष के लिए ये सब इमोशंस थे। मनीष ने रागिनी को समझाते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो? किसने कहा तुम पागल हो? तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। जल्दी हम अपने घर वापस जाएंगे और मैं यहाँ सबसे बोल कर जाऊंगा कि तुमको रोज एक चॉकलेट दे देंगे। खुश? एक नहीं, 2, एक सुबह और एक शाम को, रागिनी ने 2 उंगलियां दिखाते हुए मनीष से कहा। थोड़ी देर पहले जहां वो रो रही थी, अब उसके चेहरे पर हंसी छा चुकी थी। अच्छा बाबा, मिलेगी 2 रोज, एक सुबह एक शाम। खुश? मनीष की बात सुनकर रागिनी हंसने लगी, फिर बोली, मुझे जल्दी यहाँ से लेकर जाओ ना। प्रॉमिस, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें शर्त पता है ना? मनीष ने उसे देखकर कहा। हाँ याद है, रोना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है और सुनीता दीदी की बात मानना है। वो देखो, सुनीता दीदी आ गई, रागिनी ने चिल्लाते हुए कहा। मनीष ने पीछे घूमकर देखा, एक मिडिल एज महिला सफेद साड़ी में वहां आ चुकी थी। मनीष ने दोबारा रागिनी की तरफ देखा और कहा, गुड, अब जल्दी से गुड गर्ल की तरह आराम करो और किसी को परेशान नहीं करना, ओके? ओके, रागिनी ने कहा और एकदम मासूम सी बनकर बैठ गई। मनीष ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर वहां से उठकर बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे सुनीता नाम की वो महिला भी बाहर आ गई।
उसकी हालत ऐसे तो ठीक नहीं होगी मनीष। उसे अपनों की जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम उस हादसे के बारे में क्यों नहीं बताते हो जिसकी वजह से उसकी हालत हुई? ऐसे में इलाज कैसे होगा? सुनीता ने मनीष से कहा। मनीष उसकी बात सुनकर चलते चलते रुक गया और बोला, मैं जानता हूँ दीदी, मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। और रही बात उस हादसे की और रागिनी के ठीक होने की, तो मैं जानता हूँ उसे कैसे ठीक करना है। आप चिंता मत कीजिए, ये कुछ पैसे रखिए, मैं टाइम टू टाइम पैसे भेजता रहूंगा। इतना कहकर मनीष ने उसके हाथ में 500 के नोटों का एक बंडल पकड़ा दिया, फिर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। मनीष की आंखों में इस वक्त गुस्सा था और बदले का जुनून साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें भी बड़ी बात यह थी कि आखिर कौन थी रागिनी जिसे मनीष ने मुंबई से इतना दूर रखा हुआ था। इन सब सवालों के जवाब तो